में रहने वाले सुरेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन सर्दियों के मौसम में उसका काम कम हो गया था और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने परिवार के लिए गर्म कपड़े और गर्म घर का इंतजाम कर सके। सुरेश का परिवार एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उस घर में ना तो दरवाजे थे और ना ही खिड़कियां। ठंडी हवा सीधे घर में घुस जाती थी और सुरेश के परिवार के पास ठंड से बचने का कोई तरीका नहीं था। एक रात जब ठंड बहुत ज्यादा थी, सीता ने सुरेश से कहा, अजी मैं नहीं जानती कि हम इस ठंड से कैसे बचेंगे। हमारे पास ना तो गर्म कपड़े हैं और ना ही घर। मैं डरती हूँ कि कहीं हमारे बच्चे ठंड से बीमार ना हो जाएं। सीता तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तुम सबको इस ठंड से बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा। मैं बाहर जाता हूँ और कोई काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अरे लेकिन इतनी ठंड में आप कहाँ काम ढूंढने के लिए जाओगे? बाहर तो हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही है। इतनी ठंड में बाहर जाओगे तो बीमार हो जाओगे। अरे लेकिन अगर मैं अभी बाहर नहीं गया तो पैसे कैसे कमाऊंगा? और जितने महीने ठंड का मौसम रहेगा तब तक बर्फ तो गिरती ही रहेगी। ऐसे तो मैं काम पर जा ही नहीं पाऊंगा। सुरेश घर से बाहर निकलता है। उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन वो इसी आस में था कि उसे कोई काम मिल जाए। वो भरी ठंड में पूरे दिन भर काम के लिए भटकता है, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिलता। पहनने को उसके पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और ठंड में बर्फ गिर रही थी, जिस वजह से वो ठंड में बहुत ज्यादा ठिठुर रहा था। कितनी ठंड है, कितनी ठंड है। ऊपर से बर्फ के कारण मेरे कपड़े भी बिल्कुल गीले हो गए हैं। इस वजह से मुझे और ज्यादा ठंड लग रही है। काश मेरे पास भी गर्म कंबल और इस बर्फबारी से बचने के लिए अच्छा सा कोट होता। सुरेश खुद से ये सब कह ही रहा था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है। अरे सुरेश, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? अरे अजीत, तुम यहाँ कैसे? तुम भी काम की तलाश में भटक रहे हो क्या? ठीक पहचाना भाई, मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ पर जब भी ठंड में बर्फबारी शुरू होती है सारा काम बंद हो जाता है। अब जब तक बर्फ गिरेगी तब तक कोई काम मिलने का आसार नहीं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं तो तभी बर्फबारी और तेज हो जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? बर्फबारी तो बहुत ज्यादा तेज हो गई। चलो भाई जल्दी से घर चलते हैं। अजीत और सुरेश जल्दी से अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। दोनों का घर आमने सामने ही था, लेकिन दोनों का घर मिट्टी से बना था और लगातार बर्फ पड़ने के कारण पूरे घर में सीलन पड़ गई थी और घर और ज्यादा ठंडा हो गया था। एक तो पहले इतनी ठंड है, ऊपर से बर्फबारी के कारण हमारा पूरा मिट्टी का घर सीलन में हो चुका है। ऐसे तो हम सब बीमार हो जाएंगे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और प्यास भी लग रही है। पीने के लिए गर्म पानी है क्या? घर में पानी तो छोड़ो, घर में तो अपनी ही नहीं है। पानी की टंकी में बर्फ जम गई है, जिस वजह से नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, अब ये और नई मुसीबत आ गई। अब पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा? माँ, बाहर इतनी सारी बर्फ गिरी हुई है, तो मैं बाहर जाकर थोड़ी सी बर्फ इकट्ठी करके ले आती हूँ। फिर तुम चूल्हे पर उसे गर्म कर देना। स्वीटी और जीतू बाहर जाकर पतीले में बर्फ भर के ले आते हैं और सीता चूल्हे पर बर्फ से भरा पतीला रख देती है और उसी से वो सारा काम करते हैं। माँ, क्या मैं और भैया जाकर बाहर खेल सकते हैं? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या तुम दोनों का? बाहर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ रही है और तुम लोगों को बाहर जाकर खेलना है? तो हम लोग अब क्या करें माँ? एक तो ना तो हमारे घर में दरवाजा है और ना ही खिड़की है, ऊपर से पूरा घर मिट्टी का है।
घर में भी हमें इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, तो इससे अच्छा तो बाहर जाकर खेल ही लेते हैं। कम से कम थोड़ा अच्छा तो लगेगा। बेटा, लेकिन बाहर बर्फबारी हो रही है और तुम लोगों के पास बर्फ से बचने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तुम दोनों बीमार हो जाओगे। हमें कुछ नहीं होगा माँ, तुम हमें थैलियाँ दे दो, हम सिर पर थैली को रख लेंगे तो बर्फ हमारे सिर पर नहीं गिरेगी। स्वीटी और जीतू अपने शरीर पर बड़ी सी पन्नी पहन लेते हैं और सर पर भी एक थैली और ले लेते हैं और दोनों भाई बहन बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। भैया, ये बर्फ भले ही हमें सर्दी में परेशान करती है, लेकिन ये देखने में कितनी सुंदर है। बाहर जहाँ पर बर्फ पड़ती है वहाँ पर तो बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई घूमने नहीं आता। हाँ स्वीटी, क्योंकि हमारा इलाका ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। लोग वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर टूरिस्ट पहले से ही आते जाते हैं। हमारे यहाँ पर गांव का माहौल है और ना ही ज्यादा सुविधाएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। काश यहाँ पर भी दूर दूर से लोग आते जाते, तो फिर हम उन लोगों के लिए गरमा गरम खाना बनाते और वो हमसे खाना खरीदते, तो हम उनसे ढेर सारे पैसे कमाते। वैसे आइडिया तो अच्छा है तेरा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। अगर ऐसा होता तो पिताजी को काम की चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती और हमें भी पूरी सर्दियाँ सिर्फ खिचड़ी नहीं खानी पड़ती। दोनों भाई बहन बर्फ में खेल ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से कोई जीतू की कमर में बर्फ का गोला फेंक कर मारता है। जीतू पीछे मुड़कर देखता है तो उसका दोस्त मोनू और साथ में उसकी बहन चुन्नी थी। अच्छा, तू अब मुझे छिप छिप कर बर्फ के गोले बनाकर मारेगा? रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे। वो चारों आपस में एक दूसरे को बर्फ के गोले से मारते हुए खेलने लगते हैं। तभी स्वीटी कहती है, भैया, जैसे हम मिट्टी के घर बना सकते हैं, क्या वैसे ही हम बर्फ से बना भी घर नहीं बना सकते क्या? हाँ, बना तो सकते हैं। मैंने स्कूल में पढ़ा था, बर्फ से जो घर बनते हैं उन्हें इग्लू बोलते हैं और वो अंदर से काफी गर्म होते हैं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बर्फ तो ठंडी होती है, तो उससे बना हुआ घर गर्म कैसे हो सकता है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ऐसा मैंने पढ़ा है। चलो ना भैया, हम सब मिलकर बर्फ का घर बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। वो सभी मिलकर बर्फ का एक छोटा सा घर बनाकर तैयार करते हैं। तभी ठंड से ठिठुरता हुआ एक कुत्ता वहाँ पर आ जाता है। अरे, ये तो कालू है, ये तो ठंड से बहुत ज्यादा ठिठुर रहा है। अरे, इसके पास तो कोई घर भी नहीं है, तो क्यों ना हमने जो बर्फ का घर बनाया है उसमें हम कालू को सुला दे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, कम से कम कालू ठंड से तो बचा रहेगा। आओ कालू, आओ, तुम इस बर्फ के घर के अंदर चले जाओ, तुम्हें इसमें ठंड नहीं लगेगी। उनकी बात सुनकर कालू बर्फ से बने हुए छोटे से घर में चला जाता है। तभी कालू को देखकर आसपास के बाकी कुत्ते भी वहाँ पर आ जाते हैं। लगता है इन्हें भी कालू की तरह अपना बर्फ का घर चाहिए। इन्हें भी ठंड लगी होगी ना। चलो, हम सब मिलकर इन सब के लिए बर्फ के घर बना देते हैं। अब हमने तुम सब लोगों के लिए घर तैयार कर दिए हैं, तो तुम अब आराम से अपने अपने घरों में रह सकते हो और जब भी तुम्हें भूख लगे तो खिचड़ी खाने के लिए घर आ जाना। स्वीटी की बात सुनकर सभी कुत्ते भौंकते हुए स्वीटी की बात पर हामी भरते हैं। सब बच्चे उन्हें बाय बाय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है तो बर्फबारी और तेज होती है। समझ नहीं आता, भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। पहले ही बर्फबारी क्या कम तेज थी, जो और तेज हो गई। घर के अंदर भी बर्फ गिर रही है। ऐसे तो हमारा मिट्टी का घर पूरी तरह से ढह जाएगा।
घर की सुरक्षा के लिए तो हमने ऊपर एक छत भी नहीं डाली है। भाग्यवान, मेरे पास डलवाने के पैसे होते तो मैं छत डलवा ही लेता ना। लेकिन इस गांव में कुछ काम नहीं है और हम लोगों को बाहर कोई काम नहीं देता है। कोई व्यापार करो तो यहाँ पर चलता नहीं है। गिनती के कुछ लोग तो रहते हैं बस यहाँ पर। अरे अभी ये सब बातें छोड़ो और ये सोचो कि घर को ढहने से कैसे बचाना है। पूरी मिट्टी गीली हो चुकी है और छत से मिट्टी टपक टपक कर गिर रही है। हमें कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अरे लेकिन इतनी रात को हम क्या ही इंतजाम करेंगे सीता। आज रात जैसे तैसे घर में गुजार लेते हैं। सुबह जाकर दोबारा से मिट्टी से छत की लिपाई कर दूंगा। ये सोचकर सब घर के एक कोने में चद्दर डालकर बैठ जाते हैं। लेकिन घर के दूसरी तरफ की दीवार बर्फबारी की वजह से इतनी गीली हो गई थी कि रात को ही वो गिर जाती है और आधी रात को वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे जी? बाहर तो इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। पड़ोसियों के पास चलते हैं, अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। इससे पहले कि वो लोग मदद के लिए अपने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाते, उनके पड़ोसी भी बाहर निकल कर आते हैं। अरे अजीत, तुम इतनी रात को बाहर क्यों निकल आए? सुरेश भाई, बर्फबारी की वजह से घर की पूरी छत टपक रही है। भरोसा नहीं कि किसी भी वक्त घर की छत गिर जाए, इसलिए हम तो घर से बाहर ही निकल आए। लेकिन आप सब इतनी रात को बाहर क्यों आए हो? आपके घर की छत भी गिरने वाली है क्या? गिरने वाली है नहीं अजीत भाई साहब, गिर चुकी है। अच्छा हुआ जो आप पहले ही बाहर आ गए, वरना अगर किसी को लग जाती तो मुसीबत अलग हो जाती। मगर पापा, हम लोग कहाँ पर रहेंगे? बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। बर्फ के कारण हमारे कपड़े भी भीग रहे हैं। जीतू के ऐसा कहते ही कालू अपने बर्फ के घर से निकलकर बाहर आता है और भौंकने लगता है। अरे कालू, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों भौंक रहे हो? कालू जीतू के कपड़ों को अपने दांतों से भींचकर उसे खींचता हुआ अपने बर्फ के घर की तरफ लेकर जाने लगता है। मैं समझ रहा हूँ कालू कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, कि तुम्हारे साथ मैं इस बर्फ के घर में रहूं। लेकिन ये तो बहुत छोटा है और तुम्हारे लिए है, तो तुम इसके अंदर रहो और मैं इसके अंदर नहीं आ सकता। भैया, हम कालू के साथ इसके बर्फ के घर में नहीं रह सकते, लेकिन अपने लिए एक बड़ा सा बर्फ का घर तो बना सकते हैं ना। और वैसे भी ये अंदर से गर्म होता है, और क्यों ना हम लोग अपने लिए भी बर्फ से घर बनाएं? स्वीटी की बात तो बिल्कुल ठीक है। वैसे भी हम लोगों के पास बर्फ का घर बनाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। पक्का घर बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और मिट्टी का घर बर्फबारी में हमेशा ढह जाता है। एकमात्र बर्फ का घर ही अब हमें इस बर्फबारी और ठंड से बचा सकता है। वो सभी मिलकर ढेर सारी बर्फ से 2 बर्फ के घर बनाना शुरू करते हैं। उनके हाथ भी बिल्कुल सुन हो चुके थे, तो वो अपने हाथों में पन्नियों को पहनकर बर्फ से घर बनाना जारी रखते हैं। पूरी रात मिलकर वो लोग काम करते हैं और अगले दिन उनके बर्फ के घर बनकर तैयार हो जाते हैं। हमारे बर्फ के घर तो हमारे मिट्टी के घर से भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और देखो तो सही, अंदर से कितने ज्यादा गर्म है। ये काफी आश्चर्य वाली बात है कि बर्फ जो कि इतनी ठंडी होती है, उससे बना हुआ घर इतना गर्म है कि इसके अंदर तो आग जलाने की भी जरूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा चुन्नी। और अब तो हमारा ये घर बर्फ वाला कभी ढहेगा भी नहीं। अब हमें पूरी सर्दी घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग अपने बर्फ के घर में आराम से बैठकर चूल्हा जलाकर खाना बनाते। उन्हें वहाँ पर बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। उसी रास्ते में एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा पा रही थी। भैया ने बोला था कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही होगी,
लेकिन मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ पर तो कोई होटल भी नहीं है। अब हम यहाँ कहाँ रुके? यहाँ पर रुकने के लिए कोई होटल भी नहीं है। अब तो हमें यहाँ के लोकल लोगों से मदद ही मांगनी होगी, वरना हम तो ठंड में जम जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये बर्फबारी कुछ दिन तक रुकेगी। हमें यहीं पर अपने रहने का कहीं इंतजाम करना होगा। हर्षित और आशा की अभी नई नई शादी हुई थी। वो अभी वहाँ के आसपास के इलाके में घूमने के लिए आए थे, लेकिन बर्फबारी के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी। वो गाड़ी से उतरे और वहाँ पर रुकने के लिए कोई जगह ढूंढने लगे। तभी उनका ध्यान बर्फ से बने 2 घरों पर पड़ा। वो देखो हर्षित, बर्फ से कितने सुंदर घर बने हुए हैं। लगता है वहाँ पर कोई रहता है। चलो हम उनसे कोई मदद मांगते हैं। हर्षित और आशा सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं। यहाँ पर रहने के लिए आपको कोई होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक बर्फ थोड़ी कम नहीं हो जाती तब तक आप हमारे घर में रुक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, वरना आज के समय में तो कोई किसी की मदद नहीं करता। हर्षित और आशा वहाँ पर रुक जाते हैं। बर्फबारी की वजह से सुरेश के पास कोई काम नहीं था, तो वो लोग जैसे तैसे खिचड़ी खाकर ही अपना गुजारा कर रहे थे। सीता खिचड़ी बनाती है और हर्षित और आशा को भी थाली में खिचड़ी परोस देती है। ये खिचड़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और बर्फबारी के मौसम में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का तो अपना ही अलग मजा है। वैसे मैंने सुना है कि पहाड़ी इलाकों में सिंदड़ू खाया जाता है। क्या आप मुझे सिंदड़ू बनाना सिखा सकती हैं? माफ करना बहन, लेकिन जब तक बर्फबारी रहेगी हम तब तक खिचड़ी के अलावा और कुछ नहीं खा पाएंगे। बर्फ के मौसम में यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है और हमारे पास कोई काम भी नहीं होता जिसे करके हम थोड़े पैसे कमा लें। इस वजह से जो थोड़े बहुत बचत होती है उससे 2 वक्त का खाना ही खा पाते हैं। वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ और बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। ये बात तो बड़ी हैरान कर देने वाली है कि बर्फ के मौसम में यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं होता, बल्कि बर्फबारी की वजह से तो यहाँ पर और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आने चाहिए, जिससे आपका काम अच्छा चले, आप तरह तरह के व्यापार खोल सके। आपकी बात तो ठीक है बहन, लेकिन हमारा इलाका बिल्कुल भी प्रचलित नहीं है। लोग शिमला, मनाली या नैनीताल जाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे इन गांवों के अंदर कोई नहीं आता क्योंकि लोग इनके बारे में जानते ही नहीं हैं। आप इस तरह निराश मत होइए भाई साहब, आपका गांव बहुत ही सुंदर है और अगर लोग अभी तक आपका गांव के बारे में नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। हर्षित अपने बैग से कैमरा निकालता है और सुरेश के बर्फ के घर की वीडियो बनाने लगता है। वो बाहर जाकर भी बर्फ के घर की वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब देखना भैया, आपके गांव में लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। मेरा अपना YouTube चैनल है जिस पर मैं जगह जगह के घूमने फिरने के वीडियोस बनाकर डालता हूँ और लोग हमेशा घूमने के लिए अच्छी और सुंदर जगह की तलाश करते हैं। आपका गांव छुपा हुआ एक खजाना है और बहुत सुंदर भी है। आप देखना, धीरे धीरे लोग यहाँ पर आने लगेंगे और बर्फबारी के कारण आपके गांव में जो सब काम बंद हो जाता था वो भी अब चलने लगेगा। अरे भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है, एक वीडियो बनाकर डालने से कौन यहाँ आने वाला है। अभी आपको सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आज से कुछ दिन बाद आपके गांव में टूरिस्ट की भीड़ लग जाएगी और जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तो उन्हें रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी। तो आप पहले से ही बर्फ के घर बनाकर तैयार कर लीजिए। आपके बनाए बर्फ के घर ही आपका बहुत अच्छा व्यापार बन जाएंगे। सुरेश उनकी बात को मजाक में टाल देता है। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब 2 दिन बाद वो लोग सोकर उठते हैं तो उनके वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अरे, हमारे गांव में भला इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? कहीं ये उस वीडियो का ही तो कमाल नहीं जो आपने सोशल मीडिया पर डाली थी।
जी हाँ भाई साहब, ये उसी वीडियो का कमाल है। मैंने आपको कहा तो था कि बर्फ के ये घर बनाकर तैयार कर लीजिए, बहुत काम आएंगे, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। हर्षित और सुरेश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी कुछ लोग सुरेश के दरवाजे पर आते हैं और ठहरने के लिए जगह के बारे में पूछने लगते हैं। भैया, अभी तो यहाँ पर ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बर्फ के घर बनाकर तैयार कर दूंगा, जहाँ आप आराम से रह पाएंगे। अरे भाई साहब, हमने सोशल मीडिया पर यहाँ के बर्फ के घरों की ही तो वीडियो देखी थी, उन्हें देखकर ही तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम कभी बर्फ के घर में रहे ही नहीं, तो एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो सुरेश अपने परिवार के साथ अपने पड़ोसी अजीत के बर्फ के घर में जाता है और बाकी सब लोगों को वो अपने घर में ठहरा देता है। वो अजीत को सारी बातें बताता है और उससे कहता है, अजीत भाई, काम हमारे पास खुद चलकर आया है, तो हमें पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। हम इन सब लोगों के लिए बर्फ के घर बनाएंगे, जिसके बदले में हर दिन का किराया मिलता रहेगा। ये हमारे लिए अच्छा व्यापार होगा। ये तो तुमने ठीक कहा सुरेश भाई, कितने सालों के बाद इस ठंड के मौसम में हमें काम मिल पाया है। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर बर्फ के घर बनाऊंगा। उस गांव के लोगों के पास बर्फबारी के कारण कोई काम नहीं था, तो वो सभी सुरेश और अजीत के साथ मिलकर बर्फ के घर बनाना शुरू करते हैं। शाम तक गांव के सारे लोग मिलकर काफी सारे बर्फ के घर बना देते हैं और धीरे धीरे वहां पर आने वाले टूरिस्ट की तादाद भी बढ़ जाती है, जिसके कारण गांव का कोई व्यक्ति वहां पर चाय बेचने का काम शुरू करता है, तो कोई अपना मैगी सेंटर खोल लेता है। लोगों ने अपनी दुकान भी बर्फ के इग्लू से बनाई हुई थी। पूरा गांव बर्फ से बने घर और दुकानों से बहुत ही सुंदर लग रहा था। जिस बर्फ के घरों को उन गांव वालों ने अपनी मजबूरी के चलते अपने रहने के लिए बनाया था, वही बर्फ के घर आज उनकी मेहनत कमाई का जरिया बन चुके थे। उनका गांव एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका था। सब लोगों ने मेहमान के लिए बर्फ के घर बनाए और हर रोज उससे उन्हें अच्छा किराया मिलने लगा, जिससे उनकी जीविका अच्छी हो गई और एक सुंदर गांव को अपनी पहचान मिल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।